अब हम लोग सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में जानेंगे, यानी ऐसे सिग्नल जो बाहर से आए और उस सेल के अंदर ना घुस सके। तो कौन से सिग्नल होते हैं जो सेल के अंदर नहीं घुस पाते हैं? जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, ऐसे सिग्नल सेल के अंदर प्रवेश नहीं पा सकते। उनको दरवाजे पर ही रोक लिया जाता है, सेल की बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर ही उनका सिग्नल रिसीव करने वाला कोई रिसेप्टर। अब जैसे स्टेरॉइड हार्मोन में आपने क्या देखा कि सिग्नल कहाँ चला जा रहा है, आ जा रहा है सेल के बिल्कुल अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तक चला जा रहा है। जैसे आपके घर में कोई आए, कोई आपका रिश्तेदार आए, खास रिश्तेदार है, तो उसको तो मना ही नहीं है, वो उधर आएगा, दरवाजा खुला है तो वो अंदर आ जाएगा, आपके घर में ड्राइंग रूम में चला जाएगा, है ना, वो घर के अंदर जा सकता है। इसी तरह स्टेरॉइड हार्मोन, उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो सीधे अंदर आ जाता है। अगर उसको कोई मैसेज देना है, आपके रिश्तेदार को कोई मैसेज देना है, तो वो दरवाजे से नहीं देगा, वो सीधे अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मैसेज लेके, जैसे पोस्टमैन आया आपके घर, चिट्ठी लेके आया, चिट्ठी भी एक मैसेज है, सिग्नल है। चिट्ठी लेके पोस्टमैन आया तो वो क्या करता है, वो घर के अंदर नहीं घुसता, वो आपके घर की बाउंड्री के पास, आपके गेट के पास आके खड़ा हो जाएगा, है ना, आवाज देगा, घंटी बजाएगा, आपके घर में से कोई जाएगा और गेट से ही आपका उसका जो सिग्नल है वो ले लेगा। यानी जो डाक है, जो चिट्ठी है, वो जो सूचना है, वो गेट पर या ले लेंगे, यही करेंगे ना, ठीक है। उसी तरह से ये सेल सरफेस रिसेप्टर, इस सिग्नल को, ये सिग्नल डाकिया है। ये सिग्नल कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? ये प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक, ये अंदर नहीं आ सकते। इनके रिसेप्टर कहाँ है? सेल सरफेस। वहीं से ये सूचना ले लेंगे उससे और एक मैकेनिज्म के द्वारा अंदर उस सूचना को भेज देंगे। तो ये इनके लिए जो सेल सरफेस पर रिसेप्टर हैं, ये कितने तरह के हैं? 3 तरह के। पहला, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। आयन चैनल लिंक्ड, जैसा कि आपने सिनेप्टिक सिग्नलिंग में देखा था, है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर से मीडिएट होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, कुछ आयन चैनल्स होते हैं जिनको, जो साधारणतः बंद रहते हैं, उनको ये खोल देते हैं और उसके थ्रू फिर होकर आयन आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण है ये जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। ये सेल सिग्नलिंग का सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु है, जी प्रोटीन लिंक्ड। ये जो जी प्रोटीन होते हैं, ये विशेष तरह के प्रोटीन है जो ट्राइमेरिक है, यानी 3 छोटे-छोटे सब यूनिट से बने हुए हैं, और ये जीटीपी बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन, इनको आगे हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तीसरी तरह है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो ये खुद ही एंजाइम की तरह से काम करने लगते हैं, ठीक, खुद ही एंजाइम की तरह से काम करते हैं। तो अब हम लोग पहला देखें आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर में जो आपने देखा है सिनेप्टिक सिग्नलिंग में, ये रिसेप्टर है, ये बंद है, गेट बंद है, यहाँ का सिग्नल आया, ये लिगांड सिग्नल, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है ये, इसकी वजह से क्या हुआ, ये रिसेप्टर खुल गया, गेट खुल गया, अब बाहर जो आयन्स मौजूद है वो अंदर आ गए। सो दिस इज आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। अब सिर्फ सिग्नल होना क्या था यहाँ पर, ये आयन अंदर आएंगे तो अब जो काम होना है वो हो जाएगा, लेकिन ये आयन कब आए ये कौन बताएगा, ये सूचना इनको कौन देगा, ये सिग्नल आके देगा। ये सिग्नल यही बस आके इनसे कह रहा है कि इस समय जरूरत ये है कि तुम खुल जाओ, इन आयन्स को अंदर जाने दो और वो आयन अपना अंदर जाकर काम कर, ठीक, इतने ही इस सिग्नल की जरूरत है, कुछ कर नहीं रहा है, बस सूचना दे दे रहा है इनको कि गेट खोल, आयन्स को आने दो, इनको आगे का काम करने। अब ये है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, जो मैंने आपको बताया कि सेल सिग्नलिंग का सबसे महत्वपूर्ण, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर
जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर। इस रिसेप्टर में कुल 3 हिस्से हैं यहाँ पर इस मैकेनिज्म में। ये एक रिसेप्टर है और यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसका नाम जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, ये जीटीपी से बाइंड करता है, जीटीपी पर डिपेंड है। और इसके साथ एक और चीज यहाँ पर जुड़ी हुई है जो एंजाइम हो सकता है या कोई आयन चैनल। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। दिस इज द रिसेप्टर, दिस इज द जी प्रोटीन and this is either an enzyme or an ion channel. Okay, so this receptor is called G protein linked receptor. Why? Because it becomes linked with this G protein. Okay, how? See here, the ligand comes. What is this ligand? It's a signal. It may be some protein hormone, peptide hormone. When it binds with this receptor, you know this is the पेप्टाइड हार्मोन। इट इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द हाउस। घर के अंदर इनकी एंट्री नहीं है, घर के अंदर नहीं जा सकते, सेल के अंदर ही नहीं जा सकते। इसलिए इनको रिसीव करने के लिए इस बाउंड्री वॉल पर, सेल मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर, इसने इनकी सूचना ले ली। अच्छा तुम ये सूचना लाए हो, हमको दे दो, हम अंदर पहुंचा। सूचना इसको मिल गया, ये अंदर कैसे पहुंचाएगा? ये जो ही ये सूचना लेता है ये एक्टिव हो जाता है और इस जी प्रोटीन से जुड़ जाता है। आगे हम लोग इसका डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे। और ये जी प्रोटीन अब इसके साथ ये जो एंजाइम है या आयन चैनल है इसको एक्टिवेट कर देगा। देखिए पहले जी प्रोटीन इससे जुड़ा, अब ये जी प्रोटीन जाके इससे जुड़ जा रहा है और ये एंजाइम एक्टिव हो गया। जहां इस तरह का निशान दिखे और इसमें ये कुछ रेज जैसा दिखे, इसका मतलब होता है कि ये एक्टिव हो गया। ठीक है, ये जीटीपी यहाँ एक्टिव नहीं है क्योंकि ये जीडीपी था और यहाँ पर ये एक्टिव। ठीक, ये निशान दिखा रहा है कि ये निशान दिखा रहा है कि एक्टिव। इसको भी और डिटेल में आगे देखेंगे। ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इसमें क्या है कि जो रिसेप्टर है ये सूचना को रिसीव करने वाला ऐसा है जिसका कि एक हाथ बाहर है दरवाजे को और एक हाथ अंदर। जैसे आपके घर में कोई डाकिया आए सूचना देने के लिए और एक बच्चा जाए लेने उस सूचना को, तो एक हाथ बाहर रखे और एक हाथ घर के अंदर है। बाहर से उसने ले लिया, ये सूचना रिसीव कर लिया और अंदर क्या किया कि खुद ही उस सूचना को पढ़ के सुना दिया। दरवाजे पर खड़े खड़े ही एक पैर बाहर एक पैर अंदर। बाहर इसने ये सूचना लिया और अंदर क्या किया कि घर वालों को पढ़ के वहीं से सुना दिया, सूचना अंदर पहुंच गई, है ना। तो ये रिसेप्टर दोनों काम कर रहा है। इसका आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ये सेल के बाहर और ये सेल के अंदर साइटोसोलिक पार्ट, ये एक्टिव रिसेप्टर है। अब इन सारे ही केसेस में आपने देखा ये एक एंजाइम है, हम कह रहे हैं एंजाइम क्या करेगा, आगे के एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। यहाँ भी एक आगे कोई प्रोटीन एक्टिवेट होगा। तो ये सब जब प्रोटीन एक्टिवेट होंगे तो इसके बाद क्या होगा? किसी सिग्नल आया, इसमें जैसे भी हो, चाहे वो सेल सरफेस रिसेप्टर से जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर हो या आयन चैनल लिंक रिसेप्टर हो, अंततोगत्वा इसने एक मुख्य प्रोटीन को, जिसको हम मीडिएटिंग प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि जो आखिर में जो प्रक्रिया होनी है, ये सारा सिग्नलिंग किस लिए हो रहा है? क्योंकि सेल में कोई प्रक्रिया होनी है, ये सूचना आ रही है कि बस अब उस प्रक्रिया को तुम शुरू करो। ये सारी सिग्नलिंग इसीलिए तो है, ये सेल के अंदर आए और सेल के अंदर जो कोई प्रक्रिया होनी है जो रुकी पड़ी है सूचना के अभाव में, सूचना के इंतजार में, वो सूचना बस दे दी जाए कि और उसको तुम शुरू करो। तो इसके लिए एक मीडिएटिंग प्रोटीन, एक कोई विशेष प्रोटीन होगा जो कि मीडिएट करेगा इस पूरी प्रक्रिया को। तो ये सिग्नल आया, इसने इस मीडिएटिंग प्रोटीन को एक्टिव किया। कैसे एक्टिव किया? दो में से एक तरीका, या तो इस प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन हो। फॉस्फोरिलेशन मतलब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना। कौन करेगा? प्रोटीन काइनेज।
इस प्रोटीन का या तो फॉस्फोरिलेशन होगा किसके द्वारा, प्रोटीन काइनेज के द्वारा, या ये प्रोटीन इंड्यूस होके जीटीपी के साथ बाइंड करेगा। या तो इस प्रोटीन का मीडिएटिंग प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन होगा या ये इंड्यूस होकर जीटीपी के साथ, और ये दोनों ही, चाहे ये बने हो चाहे ये अंतोगत का जो फाइनल एक्शन है उसको ये अंजाम। यहां पर आप देखिए सिग्नलिंग बाय फॉस्फोरिलेशन, सिग्नल आया, ये प्रोटीन है मीडिएटिंग प्रोटीन, इसमें आपने देखा था, या तो फॉस्फोरिलेशन होगा इस प्रोटीन का या इट विल बी इंड्यूस्ड टू बाइंड विद जीटी। यही दोनों चीजें यहाँ दिखाई गई हैं, सिग्नल आया, ये प्रोटीन है, ठीक है, और एटीपी की मदद से एटीपी टूट के एटीपी ने इनको एक फॉस्फेट दे दिया और ये फॉस्फेट यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये प्रोटीन जो यहाँ ऑफ था, ये एंजाइम जो ऑफ पोजीशन में था वो यहाँ पर ऑन हो गया, यानी एक्टिव हो गया। यहाँ इनएक्टिव था, यहाँ एक्टिव हो गया। ये फॉस्फेट ग्रुप इसमें जुड़ गया है और ये पूरा प्रोटीन एक्टिव हो गया। ठीक, सिग्नल का काम खत्म, सिग्नल आउट। और अब ये इसका भी काम हो जब हो गया तो फिर इसमें से ये जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ये बाहर, ठीक, फॉस्फेट जुड़ने से ये एक्टिव हुआ, फॉस्फेट बाहर निकल गया, अब ये फिर ऑफ। सिग्नल आया, प्रोटीन क्या हुआ, फॉस्फोरिलेट हो गया। कहां से फॉस्फेट ग्रुप आया, एटीपी से, और फॉस्फोरिलेट हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब जो भी इसको काम करना था, जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी करनी थी वो करेगा, करके फिर अपना फॉस्फेट छोड़ के फिर ऑफ। तो ये सिग्नलिंग जो है वो एक तरह का पासवर्ड, एक तरह का ओटीपी है। जैसे ओटीपी आया, आप बैंक में कोई मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो होता है, जब ओटीपी आया आपने उस ओटीपी को रिसीव कर लिया, डाला, तो इसका मतलब है कि सही है मामला, उसको आप बैंक आगे बढ़ा सकता है। तो ये जो सिग्नल आता है तभी ये एंजाइम, ये प्रोटीन एक्टिव, ठीक है। तो एक तरह से सिग्नल आना इसके लिए ओटीपी का काम करता है, या इसका पासवर्ड। जब ये पासवर्ड मिला तो ये एक्टिव है ना, पासवर्ड नहीं है तो इनएक्टिव। या दूसरा तरीका है, ये प्रोटीन सामान्यतः जीडीपी के साथ बाइंड, जीडीपी के साथ जब बाउंड है तो ये इनएक्टिव। सिग्नल आएगा तो सिग्नल बस क्या करेगा, सिग्नल ये बता रहा है कि अब तुमको एक्टिव हो जाना, ठीक, तो क्या कर देगा, सिर्फ सिग्नल इसको, इसका जीडीपी हटा देगा और उसके साथ एक जीटीपी बांध देगा। जीटीपी जुड़ गया तो ये प्रोटीन एक्टिव हो गया, ठीक है, अपना काम करेगा, जो भी काम है उसी काम के लिए सूचना आई है और एक्टिव हो गया। उसके बाद जब काम हो गया तो फिर से फॉस्फेट हटा देगा और फिर से इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहां देखिए फॉस्फोरिलेशन हो रहा है जिससे प्रोटीन एक्टिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो सिग्नल, जरूरी नहीं है कि एक ही सिग्नल से एक्टिवेशन, दो अलग अलग सिग्नल है और अलग अलग लिगांड, अलग अलग सिग्नल्स इसके साथ बाइंड कर रहे हैं, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, ठीक है। अब ये दोनों रिसेप्टर मिलकर और इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहे हैं। कैसे, ये भी एक एटीपी तोड़ के एक फॉस्फेट इसको दे रहा है और ये सिग्नल भी एक फॉस्फेट इसको दे रहा है एटीपी के मदद से, यानी दोनों सिग्नल को अंदर तक यहाँ तक आने में एक एक एटीपी खर्च करना पड़ रहा है और दोनों के एटीपी के एक एक फॉस्फेट इस प्रोटीन के साथ बॉन्ड, यानी एक प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही सिग्नल की जरूरत हो, दो सिग्नल की जरूरत पड़ सकती है, एंड दिस इज कॉम्बिनेटोरियल सिग्नलिंग, ठीक है। एक ही प्रोटीन के फॉस्फोरिलेशन से फॉस्फोरिलेशन होना है दो अलग अलग सिग्नल्स की मदद से। और यहाँ देखिए थोड़ा सा उससे डिफरेंस है, यहाँ पर एक ही प्रोटीन था जिसको एक्टिवेट करना था, यहाँ ये प्रोटीन और पहले दो सब यूनिट्स में बटा है। इस प्रोटीन के दो सब यूनिट है, ए और दो अलग अलग सिग्नल रिसेप्टर है, अलग अलग सिग्नल आए, यहाँ भी वही एटीपी बना और ये दोनों सब यूनिट अलग अलग एक्टिवेट हुए। उसके बाद ये दोनों बाइंड, ए और बी दोनों बाइंड कर गए, दोनों एक फॉस्फोरिलेटेड हैं और अब ये एक्टिव हो गया आगे। तो अब हम लोग जी प्रोटीन लिंक्ड
रिसेप्टर की मैकेनिज्म को डिटेल में देखें। जी प्रोटीन, अब ध्यान से सुनिए। जी प्रोटीन जो है एक प्राइमरी मॉलिक्यूल यानी 3 सब यूनिट से बना हुआ मॉलिक्यूल। कौन कौन से सब यूनिट? अल्फा, बीटा और गामा। ये इसके 3 सब यूनिट। बहुत सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेज में इसकी जरूरत होती है और जब ये एक्टिव होता है तो इसके साथ एक जीटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करता है, लेकिन इसके सिर्फ अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। और जब ये जीटीपी अल्फा से बाइंड कर लेता है तो बीटा और गामा सब यूनिट निकल के चले जाते हैं। एक बार सारा सीक्वेंस यहाँ हम लोग देखेंगे। लिगांड आया, यानी कोई जो हार्मोन है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये आया। इसने क्या किया? जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर से बाइंड किया। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर से बाइंड किया। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर के कन्फॉर्मेशन को अल्टर कर दिया। कन्फॉर्मेशन मतलब उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसको इसने बदल दिया। उसके बाद अब ये जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर क्या करेगा? ये जी प्रोटीन से बाइंड करेगा। जी प्रोटीन क्या कर रहा है? जी प्रोटीन अभी शुरू में इनएक्टिव। ये जी प्रोटीन अभी कैसा है? इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके साथ जीडीपी जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा? एक जीटीपी आएगा। जीटीपी मॉलिक्यूल इसके इस जी प्रोटीन रिसेप्टर के जीडीपी को हटा देगा और खुद बाइंड कर देगा। जी प्रोटीन के जीडीपी को हटा के जीटीपी बाइंड कर जाएगा। फिर क्या होगा? जो जी प्रोटीन के बीटा और गामा सब यूनिट हैं, ये डिसोसिएट होके अलग हो जाएंगे। और अल्फा सब यूनिट ये क्या करेगा? ये आगे का काम करेगा। ये अब एक दूसरे मैसेंजर को के प्रोडक्शन को एक्टिवेट करेगा। अल्फा सब यूनिट इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर कौन था? जो ये लिगांड है, ये फर्स्ट मैसेंजर है जो बाहर से आके दरवाजे तक चिट्ठी दे गया। और सेकंड मैसेंजर जो उस चिट्ठी को अंदर ले जाकर पढ़ के सुना दे लोगों को। ठीक, ये सेकंड मैसेंजर या तो साइक्लिक एमपी होता है या कैल्शियम हो सकता है। अब यहाँ पर जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर को डिटेल में देखें हम लोग। ये रिसेप्टर है और ये जी प्रोटीन। ये देखिए जी प्रोटीन ट्राइमेरिक है, अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट से बना हुआ। और यहाँ एक एंजाइम है एडेनाइल साइक्लेज। इन 3 चीजों से मिलकर ये मैकेनिज्म बन रहा है। रिसेप्टर प्रोटीन, जी प्रोटीन जिसमें 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा गामा और एडेनाइल साइक्लेज। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके अल्फा सब यूनिट के साथ एक जीडीपी भी जुड़ा हुआ है। जीडीपी क्या होगा? लिगांड आया, यानी फर्स्ट मैसेंजर आया। हार्मोन हो सकता है, ये पेप्टाइड हार्मोन हो सकता है, ये इसके साथ बाइंड किया। बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो जी प्रोटीन है ये एक्टिव होगा और ये भी एक्टिव हो गया और जी प्रोटीन जाके इसके साथ बाइंड कर गया, इस रिसेप्टर के साथ। कब बाइंड किया? जब फर्स्ट मैसेंजर यानी लिगांड आके इसके साथ बाइंड किया तो इसके साथ जी प्रोटीन भी बाइंड। तो जी प्रोटीन बाइंड होगा तो अब इसके बाद एक जीटीपी इन्वॉल्व होगा। और ये जीटीपी क्या कर रहा है? जीटीपी आकर इस जीडीपी को हटा देगा। इस जीडीपी को हटा के यहाँ खुद बाइंड कर जाएगा जीटीपी। और जीडीपी बाहर निकल गया। ये जीडीपी बाहर निकल गया, जीटीपी आकर कहाँ बाइंड किया? यहाँ करेगा और यहाँ से जीडीपी बाहर। तो देखिए ये रिसेप्टर सिग्नल। और दूसरा काम क्या हुआ? अल्फा और बीटा, सॉरी अल्फा सब यूनिट बीटा और गामा से अलग हो गया। ये अल्फा सब यूनिट है, बीटा गामा से अलग हो गया। और अल्फा सब यूनिट में अब क्या अटैच हो गया? एक जीटीपी मॉलिक्यूल। अब इस बीटा और गामा की जरूरत खत्म हो गई। अब ये बस अल्फा चाहिए। अल्फा एक्टिवेट हो गया और अल्फा सब यूनिट जी प्रोटीन का जाकर इस एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम के साथ अटैच हो। ये एडेनाइल साइक्लेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक इनएक्टिव था। शुरू में इसको इनएक्टिव रखा जाता है, भाई तुम अभी चुपचाप रहो, जब जरूरत होगी तब एक्टिव हो। तो जहां इसको ये जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट आकर बाइंड किया
ये समझ गया कि हमारी जरूरत आ गई और ये एक्टिव हो जाएगा, ये निशान बताता है कि ये एक्टिव है। ठीक, और जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो जाता है तो इसका काम होता है एटीपी को तोड़ना और उसमें से एक साइक्लिक एएमपी निकलता है। एटीपी टूट के उसमें से साइक्लिक एएमपी निकलता है। इस साइक्लिक एएमपी को हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं। और बाकी का इसके बाद क्या हुआ, ये पुरानी स्थिति आ गई, जो स्थिति यहाँ थी काम हो गया। प्राइमरी मैसेंजर ये लिगांड यानी पेप्टाइड हार्मोन, सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक है, ये बाहर से सूचना लेके आया, चिट्ठी लेके आया, इसने सूचना किसको दी, इस रिसेप्टर को। इस रिसेप्टर ने सूचना कहाँ पहुंचाई, जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन ने सूचना कहाँ पहुंचाई, एडेनाइल साइक्लेज को। और एडेनाइल साइक्लेज ने क्या किया, उस सूचना को साइक्लिक एएमपी के द्वारा अंदर भेज दिया सेल के। हम लोग आगे देखेंगे कि साइक्लिक एएमपी आगे जाके क्या करता है। ये साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर कहलाता है ना, क्योंकि एक सूचना बाहर से कोई लेके आया था, ये अब अंदर लेके गया। ये जीटीपी बाउंड अल्फा सबयूनिट ऑफ जी प्रोटीन। जी प्रोटीन का जो अल्फा सबयूनिट है, जब इसमें जीटीपी बाउंड बाइंड कर जाता है तो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को तोड़ के साइक्लिक एएमपी। ठीक, कुछ जी प्रोटीन जो है वो एडिनाइल साइक्लेज के एक्टिविटी को रिड्यूस भी करते हैं, तब हम उसे जी इनहिबिटरी कहते हैं। अब सी साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी एनिमल सेल्स में खासतौर से आगे एक प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। इसे हम कहते हैं साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ये पूरा नाम है साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, और शॉर्ट में कहते हैं इसको ए काइनेज। तो साइक्लिक एएमपी बना, सेकंड मैसेंजर है ये, अंदर आया तो क्या किया, इस ए काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। ए काइनेज क्या करेगा, ए काइनेज एक एटीपी को तोड़ेगा और इसके फॉस्फेट को आगे के किसी टारगेट प्रोटीन से ले जाकर जोड़ देगा, यानी इस टारगेट प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। फॉस्फोरिलेशन के लिए फॉस्फेट ग्रुप कहां से आ रहा है, एटीपी से। ठीक है, अब जब ए काइनेज इनएक्टिव था तो इसके 4 सबयूनिट, 2 कैटालिटिक और 2 रेगुलेटरी, 2 कैटालिटिक सबयूनिट्स एंड 2 रेगुलेटरी सबयूनिट्स। ओके, तो साइक्लिक एएमपी आता है तो रेगुलेटरी सबयूनिट को बाइंड, इसके साथ बाइंड। देखिए, जो कैटालिटिक सबयूनिट है ये एंजाइमेटिक है, ये एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है इसके। और रेगुलेटरी सबयूनिट क्या करता है, इसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को रोक के रखता है। रेगुलेटरी सबयूनिट यानी इस ए काइनेज के एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को लॉक करके रखता है। तो जब साइक्लिक एएमपी आता है, ये क्या करता है, इसी रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड कर देता है, रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ बाइंड करता है। और जो साइक्लिक एएमपी इसके साथ बाइंड करता है रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ, ये बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ कैटालिटिक सबयूनिट। ठीक, और ये कैटालिटिक सबयूनिट आगे का काम करेगा, किसी विशेष प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करेगा। डायग्राम में देखिए, यही ए काइनेज, अभी ये इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि चारों सबयूनिट एक में जुड़े हुए हैं, ये कैटालिटिक दोनों और ये दोनों रेगुलेटरी, ये दोनों कैटालिटिक और ये दोनों रेगुलेटरी। ठीक, साइक्लिक एएमपी आया तो रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ बाइंड कर, साइक्लिक एएमपी रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ बाइंड। ठीक है, तो जो बाइंड किया कैटालिटिक सबयूनिट अलग हो गए, और अलग ही नहीं हुए, अलग जो ही हुए तो ये एक्टिव हो गए, ये एक्टिव हो गए। ठीक, तो साइक्लिक एएमपी ने ये किया, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्टिव कर दिया, इस पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिव कर दिया, एक है। फिर आगे की प्रक्रिया जो रिएक्शन वगैरह होना वो होगा। एक इसका पूरा एग्जांपल आप ये देखिएगा तो अच्छे से समझ जाएगा। हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की कमी होती है तो लीवर में डिपॉजिट ग्लाइकोजन उसको तोड़ के
और उसमें से ग्लूकोज निकाला जाता है। कैसे होता है, कब ग्लाइकोजन टूटेगा? बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस है, ऐसा ना हो कि बिना जरूरत के ग्लाइकोजन टूटने लगे। तो ग्लाइकोजन के तोड़ने की जो चाबी है वो कई तालों में रखी है। ग्लाइकोजन को कौन एंजाइम तोड़ सकता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज तोड़ता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज तोड़ता है, लेकिन कब तोड़ेगा? जब ये एक्टिव होगा। और कब एक्टिव होगा? जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। ठीक, नहीं जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप तो ये इनएक्टिव पड़ा रहेगा, इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। तो इनएक्टिव को एक्टिव कौन कर रहा है? कौन इसको फॉस्फोरिलेट कर रहा है? और इसमें ये फॉस्फेट ग्रुप लाके जोड़ रहा है इनएक्टिव, ये कर रहा है एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज। इस इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज को एक्टिव फॉस्फोरिलेज में बदलने के लिए एक एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज चाहिए। एक्टिव फॉर्म, एक्टिव कब है? जब इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। ठीक, ये चाहिए। लेकिन ये भी हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, ये इनएक्टिव, ये भी पड़ा रहता है, इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज। इसको एक्टिव करने की चाबी किसके पास है? एक्टिव ए काइनेज के पास है। ये एक्टिव ए काइनेज कैसे कर रहा है इसको? कि जब ये एक्टिव रह रहा है तो एक एटीपी की मदद से इसको फॉस्फोरिलेट कर दे रहा है। और फॉस्फोरिलेशन मतलब एक्टिवेशन। ठीक, एक्टिव ए काइनेज। लेकिन ए काइनेज भी हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। इसको एक्टिव करने की चाबी किसके पास है? साइक्लिक एएमपी। ठीक, साइक्लिक एएमपी क्या करता है? इनएक्टिव ए काइनेज को एक्टिव ए काइनेज में बदल देता है। ठीक है, और इसके पहले का जानते ही है, इनएक्टिव ए काइनेज। साइक्लिक एएमपी कहां से आया? साइक्लिक एएमपी एटीपी से आया। किसने बनाया? एडेनाइल साइक्लेज ने बनाया। एडेनाइल साइक्लेज भी इनएक्टिव था, उसको एक्टिव किसने किया? जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट ने एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन को किसने एक्टिवेट किया? एक रिसेप्टर जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर ने किया, है ना। और उसको किसने एक्टिवेट किया था? जो बाहर से लिगांड आया था, बाहर से जो पेप्टाइड हार्मोन आया था। अब तीसरे तरह का की सिग्नलिंग वाया एंजाइम लिंक्ड सेल सरफेस रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक यानी ये वो रिसेप्टर है जो एक हाथ दरवाजे से बाहर रख के उसने चिट्ठी ले ली पोस्टमैन से, और एक हाथ अंदर ही है, एक पैर अंदर ही है, और वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बीच में आधा बाहर आधा अंदर उसने चिट्ठी को पढ़ भी देता है, सुना देता है। ठीक है, यानी इस रिसेप्टर का आधा हिस्सा बाहर है जो रिसीव करता है सिग्नल, और आधा हिस्सा अंदर है जो कि एंजाइम का काम। ठीक, तो दीज आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी आधा बाहर आधा अंदर मेम्ब्रेन से। इनका जो लिगांड बाइंडिंग डोमेन है, यानी इनका वो हिस्सा जिससे लिगांड बाइंड करे, वो आउटर सर्कल पर है बाहर। और अंदर क्या है? साइटोसॉलिक डोमेन, यानी साइटोसॉल में एंजाइम। 5 क्लासेस होते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, 5 क्लासेस। पहला रिसेप्टर गुआनिडाइल साइक्लेजेस, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेजेस, रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनीन काइनेजेस। ये 5 तरह के हैं एंजाइम लिंक्ड सरफेस रिसेप्टर्स। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर गुआनिडाइल साइक्लेज। ये गुआनिडाइल साइक्लेजेस है, हमारे हार्ट वगैरह में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो मसल सेल्स ऑफ एट्रियम है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एएनपी। तो ये एएनपी जब मसल सेल्स पर जाते हैं तो वहां उनको यही रिसेप्टर रिसीव करते हैं, रिसेप्टर गुआनिडाइल साइक्लेज। और ये रिसेप्टर
हार्ड सेल्स के अलावा किडनी सेल में भी पाए जाते हैं, स्मूथ मसल सेल्स में भी पाए जाते हैं। ये मैकेनिज्म देखिए, ये एंजाइम लिंक्ड गुआनिलिन रिसेप्टर है। बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, आधा बाहर निकला है, आधा बाहर ये जगह है जहां पर कि एएनपी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड बाइंड करता है ना। एएनपी क्या है? हार्ट में कार्डियक मसल सेल्स एट्रियम में पाया जाने वाला है हार्मोन। और इसके अंदर का ये हिस्सा ये गुआनिलिन साइक्लेज डोमेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जब एएनपी इसके साथ बाइंड किया, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने पर क्या हुआ? इसने जीटीपी को तोड़ा, साइक्लिक जीएनपी निकाला। साइक्लिक जीएनपी जी काइनेज को इसने एक्टिवेट कर दिया। देखिए जी काइनेज में जब साइक्लिक जीएनपी जुड़ा, ये एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करेगा? ये टारगेट किसी टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देगा। फॉस्फोरिलेशन हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये आगे का काम करेगा। ये दो और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। टायरोसिन काइनेज जो है वो खासतौर से ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर, जो अधिकतर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन, नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये सब ग्रोथ फैक्टर हैं। तो इनके लिए जो रिसेप्टर है वो टायरोसिन काइनेज है, ठीक है। और तीसरा टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड, दोनों नाम मिलते जुलते हैं। फर्क क्या है? फर्क बस ये है कि इस रिसेप्टर का अपना ही अंदर वाला हिस्सा टायरोसिन काइनेज है, लेकिन इस रिसेप्टर का अपना अंदर वाला हिस्सा टायरोसिन काइनेज नहीं है, उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक दूसरा टायरोसिन काइनेज इसके साथ एसोसिएटेड, इसके आसपास है ना। दे फॉस्फोरिलेट टारगेट प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एन एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेज। इसके साथ आसपास कहीं टायरोसिन काइनेज है। इस रिसेप्टर में अपना कोई कैटालिटिक डोमेन नहीं होता है, यानी कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी नहीं होती है। और ये मेथड मुख्य रूप से साइटोकाइंस में पाया जाता है, तो लोकल मीडिएटर्स कहते हैं। साइटोकाइंस में ये रिसेप्टर से पाया जाता है। चौथा प्रकार है टायरोसिन फॉस्फेटेज रिसेप्टर, टायरोसिन फॉस्फेटेज। तो ये आपने देखा अभी तक बहुत सारे एंजाइम्स को फॉस्फोरिलेट करके एक्टिवेट किया जा रहा है। जब उनको डीफॉस्फोरिलेट करना होता है तो इस रिसेप्टर की जरूरत होती है। ये रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज ये यूजुअली फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन को डीफॉस्फोरिलेट करता है। इसी तरह से पांचवा है रिसेप्टर सेरीन फ्यूरिन काइनेजेस। इसमें एक सेरीन फ्यूरिन काइनेज होता है साइटोसोलिक साइड में, और इनका मुख्य काम ये इन्वॉल्व होते हैं सेल के प्रोलिफरेशन को रोकने में, लेकिन बोन के फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं। थैंक यू।